राधे कृष्ण दोस्तों। आज की कहानी का नाम है असुरक्षा। 2 साल पहले प्रिया की शादी अवन के साथ हुई। शादी में प्रिया के पिता ने यथासंभव अच्छा दान दहेज भी दिया, परंतु प्रिया के ससुराल वालों का लालच बढ़ता ही जा रहा था। एक दिन अवन ने प्रिया से कहा, हमें आरती का विवाह करना है, उसके विवाह में कुछ पैसे कम पड़ रहे हैं। प्रिया, तुम्हारे पिता अभी 2 महीने पहले ही रिटायर हुए हैं, कम से कम 30 लाख रुपए तो उन्हें मिला ही होगा। अगर वह रुपए मिल जाते तो मेरी बहन आरती का विवाह भी धूमधाम से संपन्न हो जाता। प्रिया ने अवन से कहा, आप कहीं से उधार ले लीजिए, मैं पढ़ी लिखी हूँ, कोशिश करने पर मुझे कहीं ना कहीं नौकरी भी मिल जाएगी। हम दोनों मिलकर उधार लिया हुआ पैसा उतार देंगे। अवन ने चिढ़ते हुए कहा, मतलब तुम अपने पापा से पैसे नहीं मांगोगी? प्रिया कहने लगी, नहीं, कभी नहीं। मैं उम्र के इस मोड़ पर अपने पिता को कंगाल नहीं कर सकती। आपको तो मालूम है, मेरे विवाह में पिताजी ने अपनी सारी जमा पूंजी लगा दी थी। अब रिटायर होने के बाद उन्हें जो थोड़े बहुत पैसे मिले हैं, वह और 1.5 कमरे का मकान, यही तो बचा है उनके पास। और अभी छोटी बहन की शादी करनी भी बाकी है। मैं उनसे पैसे कैसे मांग सकती हूँ? कहाँ से देंगे वो? अवन ने फिर से प्रिया को समझाते हुए कहा, यह तुम्हारा अंतिम निर्णय है क्या? तुम्हारा तुम्हारी ननद के प्रति कोई फर्ज नहीं बनता? हमारे पास पैसे पूरे नहीं हो रहे, इसलिए कह रहा हूँ, वरना हमें तुम्हारे मायके वालों से पैसे मांगने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। आरती का रिश्ता पक्का हो गया है। तुम्हारी बहन की शादी में तो अभी 2-3 साल और लगेंगे, तब की तब देखी जाएगी। परंतु प्रिया ने कठोरता से कहा, नहीं, यह मेरा अंतिम निर्णय है। मैं अपने पिताजी से और एक पैसा भी नहीं मांगूंगी। आरती का विवाह आप लोगों की जिम्मेदारी है, तो मेरे पिताजी के सिर पर भी उनकी बेटी की जिम्मेदारी अभी बाकी है। अवन ने फिर से कड़वाहट भरे स्वर में कहा, तो क्या तुम उनकी बेटी नहीं हो? तुम उनकी जिम्मेदारी नहीं हो? प्रिया ने कहा, हाँ, मैं उनकी बेटी हूँ, परंतु अब जिम्मेदारी आपकी हूँ। उनकी बेटी हूँ तभी तो उन्होंने इतना कुछ मेरे विवाह में लगा दिया। अब आप लोगों की और मांग पूरी नहीं होगी। मैंने कह दिया, बस अब इस विषय को यहीं समाप्त कर दीजिए। और प्रिया उठकर चाय बनाने रसोई में चली गई। प्रिया ने अपनी तरफ से बात समाप्त कर दी थी, परंतु यहीं पर अंत नहीं हुआ था। उसका इस तरह से दो टूक बात करना ना तो अवन को पसंद आया और ना ही प्रिया के सास ससुर को। अवन भी प्रिया से ढंग से बात नहीं करता था और सास ससुर भी उसे अक्सर ताना मारा करते थे। प्रिया की सास ने अपना गुस्सा दिखाते हुए काम वाली बाई को हटा दिया और कहने लगी, मेरी बेटी आरती की शादी के लिए पैसे जोड़ना है तो काम वाली बाई पर फिजूल खर्चा नहीं की जाएगी। अब से प्रिया ही घर के सारे काम करेगी। परंतु प्रिया को अपनी सास के इस रवैये का बिल्कुल भी बुरा नहीं लगा। उसे तो पहले से पता था कि अब सास हर हथकंडा अपनाएगी और प्रिया ने तुरंत से घर के सभी कार्यों की जिम्मेदारी संभाल ली। उसने एक छोटी सी नौकरी भी कर ली, परंतु इसके बाद भी प्रिया का पति अवन उससे सीधे मुंह बात नहीं करता था। बात बात पर उसे उलाने दिए जाते थे, परंतु प्रिया अपने निर्णय पर अड़ी रही। वह अपनी ननद के विवाह के लिए अपने पिता की अंतिम पूंजी उनसे छीनना नहीं चाहती थी। वह जानती थी कि दूसरों से लिया गया कर्ज तो चुका दिया जाएगा, परंतु यदि पैसे उसके पिताजी के यहाँ से लिए गए तो उन्हें तो कर्ज भी नहीं समझा जाएगा और शायद वह पैसे कभी भी ना लौटाए जाएं। इसलिए प्रिया अपने निर्णय पर अड़िग रही। वह स्वयं के निर्णय से संतुष्ट थी। प्रिया की छोटी ननद आरती हॉस्टल में रहकर पढ़ाई कर रही थी। घर के मामलों के बारे में उसे कुछ भी नहीं पता था। आरती की अपनी भाभी के साथ बहुत अच्छी बनती थी। प्रिया और आरती हम उम्र थी। आरती जब भी हॉस्टल से घर आती अपनी भाभी प्रिया के साथ घुल मिल जाती। प्रिया और उसकी ननद में गहरी दोस्ती थी। आरती भी अपने मम्मी पापा से अधिक अपनी भाभी पर विश्वास करती थी। प्रिया ने जब अपने निर्णय के बारे में आरती को बताया तो आरती ने भी अपनी भाभी का ही समर्थन किया और कहा कि भाभी, आपने बिल्कुल ठीक किया। भले ही शादी मेरी है, परंतु उसमें आपके पिता के पैसे ऐंठ लिए जाएं, इसका किसी को हक नहीं। इस उम्र में अंकल जी पर भी जिम्मेदारी बाकी है। भैया और आप मिलकर मेरे लिए जो भी करोगे वह मेरे लिए बेस्ट ही होगा। मुझे आप दोनों पर भरोसा है और मम्मी पापा की बातों का आप बुरा मत मानिए। थोड़े बहुत दिनों में सब कुछ ठीक हो जाएगा, परंतु आप अपने फैसले पर अडिग रहना और अपने पापा से एक भी पैसा मत मांगना। प्रिया ने इस विषय में अपने मायके में अपने माता पिता से भी कुछ नहीं बताया, बस अपनी ठीक ठाक होने और सुखी रहने के समाचार ही देती रही। सब कुछ ठीक चल रहा था। इसी बीच अवन को ऑफिस के काम से एक सप्ताह के लिए शहर से बाहर जाना पड़ा। जाते समय भी वह अपनी पत्नी प्रिया से नाराज था। उसने प्रिया से कोई भी बात नहीं की, परंतु प्रिया ने अपना कर्तव्य पालन करते हुए उसे खाने का डिब्बा देते हुए हंसकर कहा, मुझसे नाराज भले ही रहना,
परंतु खाना समय पर खा लेना और अपने पहुंचने की सूचना दे देना। भले ही कॉल मत करना पर व्हाट्सएप पर मैसेज तो कर ही देना, और अगर समय मिले तो स्वयं को मेरे स्थान पर रखकर देखना, शायद आपको सब ठीक लगे। अवन ने यहाँ भी प्रिया को कोई उत्तर नहीं दिया और अपना बैग और खाने का डिब्बा लेकर वहाँ से चला गया। 2 दिन बाद प्रिया को थकान महसूस हो रही थी। वह घर के सभी कार्य और नौकरी के साथ साथ बहुत थक कर चूर चूर हो जाती थी। घर का सारा काम समेटकर सास ससुर को दूध का गिलास देकर अपने कमरे में जाकर बिस्तर पर लेट गई। मानसिक और शारीरिक थकान ने उसे अंदर तक तोड़ दिया था। इस पर अवन का व्यवहार भी उसे परेशान कर रहा था। पति होकर भी अवन उसे समझने की कोशिश नहीं कर रहा था। इतना कहने के बाद भी अवन ने अपनी पहुंचने की सूचना तक देना भी आवश्यक नहीं समझा, और जब प्रिया ने फ़ोन किया तो उसका फ़ोन भी रिसीव नहीं किया। प्रिया के ससुर ने फ़ोन पर अवन के सकुशल पहुंच जाने की खबर ली। तब जाकर प्रिया को चैन आया। परिवार की उपेक्षा से अधिक पति की इस खामोशी ने उसे बहुत दुखी कर दिया था। रात के 9 बजे थे। बहुत अधिक थकान के कारण प्रिया को बुखार हो गया। अगले दिन सुबह उससे उठा नहीं गया और उसने फ़ोन करके छुट्टी ले ली। फ्रेश होकर कपड़े बदल लिए। पानी की बूंदें जब उसके बुखार से तप रहे शरीर पर गिरी तो और अधिक पीड़ा होने लगी। उसने किसी तरह से चाय नाश्ता बनाकर डाइनिंग टेबल पर रख दिया। स्वयं चाय का प्याला और नाश्ता लेकर कमरे में चली गई। प्रिया से ढंग से बैठा भी नहीं जा रहा था। तकिए का सहारा लेकर बिस्तर पर लेटी तो न जाने कब बेसुध होकर गिर पड़ी। दोपहर तक वह कमरे से नहीं निकली तो सास देखकर चली गई। ससुर ने उसे उठा न पाकर होटल से खाना मंगवा लिया। सास और ससुर दोनों रात का खाना खाकर सो गए। रात के करीब 8 बजे थे। प्रिया को अपनी सुध भी नहीं थी। वह बदहवास हालत में अपने बेड पर पड़ी थी। दिन भर किसी ने भी उसकी सुध नहीं ली। शाम को किसी प्रकार उठकर बैठी, परंतु फिर से लेट गई। लगभग 9 बजने को आए। बुखार की अधिकता बढ़ने लगी। उसका गला सूखने लगा। भूख का तो उसे अंदाजा ही नहीं था। गले में कांटे चुभ रहे थे। कमरे में रखा पानी का जग खाली हो चुका था। पानी का जग लेकर वह कमरे से बाहर निकली। रसोई तक जाने के लिए उसे सास के कमरे के सामने से गुजरना था। सास के कमरे की खिड़की खुली हुई थी। कमरे के पास जाते समय उसे सास ससुर की बातें करने की आवाज़ सुनाई दी। अचानक से अपना नाम सुनकर वह थम गई। ना चाहते हुए भी दीवार से टिककर खड़ी हो गई। कमरे से बातचीत के स्वर स्पष्ट सुनाई दे रहे थे। ससुर जी ने कहा, एक बार फिर से सोच लो। सास बोली, सोच लिया। अब वह हमारी किसी काम की नहीं। देखा नहीं, आज सुबह से औंधे मुंह पड़ी है। ससुर ने कहा, शायद उसकी तबीयत खराब है। सास बोली, हाँ उसे देखा था, तेज बुखार है। ससुर ने कहा, तो दूध वगैरह दवाई दिला देते हैं। सास बोली, चुप रहो तुम्हें कुछ नहीं पता। क्या ज़रूरत है इन सब की, जब हमारा कहना ही नहीं मानती तो। ससुर जी बोले, लेकिन। सास बोली, लेकिन वेकिन कुछ नहीं, अब ज़्यादा नहीं सोचना। फिर से ससुर जी बोले, बेटे अवन का क्या करोगी, क्या कहोगी उसे। सास बोली, उसे क्या मालूम पड़ेगा, आए दिन दुर्घटनाएं होती रहती हैं। कल की कल ही हमें मुक्ति मिल जाएगी। अवन की दूसरी शादी कर देंगे, अच्छा दहेज मिलेगा, हमारी बेटी की शादी भी धूमधाम से हो जाएगी। प्रिया के कानों में सास का स्वर स्पष्ट सुनाई दे रहा था। इससे अधिक सुनने की शक्ति उसमें नहीं थी और वह वहीं पर बेसुध होकर कब बेहोश हो गई उसे पता ही नहीं चला। सुबह उठी तो चारों ओर भयंकर चीख पुकार मची हुई थी। प्रिया ने दोनों हाथों से अपना सिर थाम लिया। वह कल रात की बात याद करने लगी। शायद यह सपना था। बुखार की तीव्रता की अवस्था में उसे पता ही नहीं चला कि क्या से क्या हो गया। उसके कमरे की टेबल पर दूध का गिलास और पानी का जग रखा हुआ था। उसने सोचा कि अगर सास की कही हुई बातें सत्य होती तो आज वह जिंदा ना होती। सास ससुर और उसके अतिरिक्त और घर पर कोई नहीं था। फिर उसे उठाकर यहाँ कौन लाया। शायद वह सास ससुर के कमरे तक गई ही नहीं और वह एक सपना था। फिर वह सोचने लगी, कमरे में दूध का गिलास और पानी कैसे आया। क्या अवन आ गए हैं, उन्होंने यह सब कुछ किया, या फिर उसकी ननद आई है। सोचने लगी, शायद देर रात वही आई होंगी हॉस्टल से। सारे घर में तूफान सा आ गया। बाहर बहुत लोग इकट्ठा थे और आवाज़ आ रही थी, आग आग, अरे पानी डालो, कोई फायर ब्रिगेड को फ़ोन कर दो। फिर प्रिया ने उन्हीं आवाज़ों के बीच अपनी सास का करुणा करुंदना सुना, हाय हाय, कोई तो बचा लो मेरी बहू प्रिया को। फिर उन्हीं आवाज़ों के बीच उसे एक और चीखता हुआ स्वर सुनाई दिया, बचाओ बचाओ, दरवाज़ा खोलो दरवाज़ा। प्रिया घबराकर उठ खड़ी हुई और बाहर दीवार का सहारा लेकर धीरे धीरे चलते हुए
कमरे से बाहर आ गई। बाहर रसोई घर से आग की लपटें उठ रही थी। आंगन में खड़े कुछ लोग पानी डालकर आग बुझाने का प्रयास कर रहे थे। एक और ससुर गुमसुम से खड़े थे। उनके पास ही खड़ी सास चीख चीख कर विलाप कर रही थी। हाय मेरी बहू, हाय मेरी प्रिया। प्रिया और आगे बढ़ गई। तभी किसी व्यक्ति ने पुकारा, आपकी बहू तो वह खड़ी। सास ने पलटकर देखा, तुम यहाँ हो तो रसोई में कौन था? वह हक्की बक्की रह गई। प्रिया ने आधा अधूरा जवाब दिया, अवन, आरती। प्रिया कांपने लगी। तभी भीड़ को चीरती हुई सास ने झटपट रसोई का दरवाजा खोल दिया। अंदर पड़ी नारी मूर्ति धूं धूं कर जल रही थी। किसी ने साहस करके उसे रसोई से बाहर खींच लिया। उसके शरीर पर जीन्स टॉप था। आरती। प्रिया का मुंह खुला का खुला रह गया। यह तो हॉस्टल में थी। ससुर हड़बड़ाकर बोले, हाय हाय मेरी बच्ची आरती। सास चीख कर रोने लगी। प्रिया की आंखें भी बरस रही थी। वह दीवार के सहारे फटी फटी आंखों से चारों तरफ देख रही थी। अब सारी स्थिति उसके सामने धीरे धीरे स्पष्ट होने लगी। कल सास ससुर ने उसे मारने की योजना बनाई थी। कैसे वह यह नहीं जान सकी, परंतु अब सब कुछ साफ हो गया। उसने कोई सपना नहीं देखा था, सच था यह जो उसने सुना, और वह सुनकर वो बेसुध हो गई। शायद इसके बाद आरती हॉस्टल से घर आई होगी। उसके पास मुख्य दरवाजे की दूसरी चाबी थी। उसी ने प्रीति को सहारा देकर कमरे तक पहुंचाया होगा और सुबह अपनी भाभी को बुखार में देखकर रसोई में खुद ही चाय बनाने चली गई होगी। परंतु सास ने गैस खुली छोड़ रखी थी। अपने माता पिता के षड्यंत्र से अनजान आरती चूल्हा जलाने के लिए आगे बढ़ी होगी, तो सास ने बाहर से दरवाजा बंद कर दिया होगा। तभी तो वह बार बार चीख रही थी, बचाओ बचाओ, दरवाजा खोलो। लालच और स्वार्थ इंसान को अंधा कर देता है। तब तक किसी ने अवन और पुलिस को सूचना दे दी। इतनी देर तक गुमसुम सी बैठी रही। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि वह अपने जीवित बचने पर प्रसन्न हो या अपने प्राणों से प्यारी आरती की असामयिक मृत्यु पर उसे दुख होना चाहिए। मृत्यु यह आकस्मिक मृत्यु नहीं थी, एक सोची समझी हत्या थी। अंतर था तो इतना कि बहू के स्थान पर बेटी के प्राण चले गए थे। यदि बहू मरी होती तो सब दिखावे के लिए आंसू बहाए जाते। फिर कुछ ही दिनों बाद बेटे के सर पर सेहरा बांधने की तैयारी होने लगती। और अब तक अवन भी आ गया। पुलिस आई और सबको पोस्टमार्टम के लिए ले गई। अपने बैग में कुछ सर्टिफिकेट और पुराने कपड़े रख लिए। अपने मायके से आए हुए आभूषण सूटकेस में रखकर घर के मुख्य दरवाजे की ओर बढ़ी। तब अवन ने टोका, क्या तुम भी घर छोड़कर जाओगी? प्रिया ने जवाब दिया, जिस घर में प्राण सुरक्षित ना हो, जहाँ सिर्फ स्वार्थ और धन की बात समझी जाती हो, वहाँ कोई कैसे रह सकता है? मैं अपने माता पिता के पास जा रही हूँ। जैसे तुम लोगों को आरती प्यारी थी, वैसे मैं भी अपने माता पिता और बहन की प्यारी हूँ। तुम्हारा दिया हुआ सब कुछ छोड़कर जा रही हूँ। अब मुझे मत रोकना। इस घर से और इस घर के लोगों से अब मेरा कोई संबंध नहीं। आशा करती हूँ दोस्तों आपको हमारी कहानी ज़रूर अच्छी लगी होगी। कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। फिर मिलते हैं दोस्तों अगली कहानी में। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों। जय श्री राधे कृष्ण।